हिसाब भाग दो। निखिल चुपचाप एक कोने में बैठ गया। अशोक जी ने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली और टेबल पर रख दी। यह पिछले 1 साल का पूरा हिसाब है, जो मैं चुपचाप देखता रहा। सरोजनी जी चौंक गई। आप हिसाब रख रहे थे? जब घर में रोज़ ताने गूंजते हो, आदमी गिनती करना सीख ही जाता है। उन्होंने बिना देखे जवाब दिया। उन्होंने फाइल खोली और पहला पन्ना सामने रखा। निखिल की हर महीने की पूरी सैलरी तुम्हारे पास आती है। सास सरोजनी जी चुप रही। घर का खर्चा आधा भी नहीं लगता, फिर बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? उन्होंने सीधा सवाल किया। निशा तुरंत बोली, पापा, मम्मी घर चलाती है, खर्चा तो होता ही है। अशोक जी ने अगला पन्ना पलटा। खर्चा होता है या भेजा जाता है तेरे ससुराल हर महीने? बस यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा जम गया। कंचन की सांस अटक गई। उसने धीरे से निशा की तरफ देखा। निशा का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन वह संभालते हुए बोली, तो क्या हुआ? मैं बेटी हूँ, मेरा हक है। हक होता है, चोरी नहीं। अशोक जी की आवाज़ इस बार तेज थी। सरोजनी जी ने बीच में कहा, आप बात को बढ़ा रहे हैं। मैं नहीं, तुम बढ़ा रही हो। इतने दिन से, उन्होंने साफ साफ कहा। फिर उन्होंने कंचन की तरफ देखा और इसे तुम बोझ बोलती हो? कंचन की आंखें भर आई, लेकिन वह खामोश रही। जिसके हाथ से यह घर चलता है, उसी को तुम खर्चा गिनाती हो? उन्होंने आगे कहा, सुबह से रात तक वह काम करती है। यह और बदले में क्या मिलता है? ताने। निखिल की नज़रें ज़मीन पर गिरी थी। अशोक जी ने सीधे उससे पूछा, तू भी कुछ बोलेगा या ऐसे ही खड़ा रहेगा मूर्त बन के? निखिल के होठ हिले, लेकिन माँ के सामने आवाज़ नहीं निकली। बस वही उसकी सच्चाई थी। निशा ने फिर से जोर लगाया, पापा, आप एक नौकरानी के लिए इतना क्यों बोल रहे हो? यह शब्द सुनते ही पहली बार कंचन का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से सिर उठाया। नौकरानी होती तो कम से कम अपनी कमाई अपने पास तो रखती। कमरे में जैसे बिजली सी दौड़ गई। निशा खड़ी हो गई। बहुत जुबान चलने लगी है। आज पहली बार सच बोल रही हूँ। कंचन की आवाज़ धीमी थी, लेकिन काँप नहीं रही थी। सास सरोजनी जी गुस्से में बोली, देखा आपने, यही इसका असली चेहरा है। अशोक जी ने हाथ उठा दिया, बस अब और नहीं। फिर उन्होंने फाइल बंद की और साफ शब्दों में कहा, आज के बाद निखिल की सैलरी सीधे उसके हाथ में जाएगी और घर का खर्चा सबके सामने तय होगा। सरोजनी जी और निशा दोनों एक साथ बोल उठे, यह नहीं होगा। उन्होंने एक एक शब्द दबाकर कहा, और अगर किसी को दिक्कत है तो वह इस घर में रहने के बारे में सोच ले। यह सुनते ही पहली बार निशा के चेहरे पर घबराहट आई। कंचन समझ गई, खेल पलट रहा है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था, क्योंकि अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही थी। अब बात इज्जत की थी, और इस बार वह चुप रहने वाली नहीं थी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, लेकिन किसी की नींद ही नहीं आई। घर के हर कमरे में बेचैनी घूम रही थी, जैसे सबको पता हो अब कुछ बदलने वाला है। कंचन आंगन में चुपचाप बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वह उससे कहीं तेज था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। अशोक जी आकर उसके पास खड़े हो गए। डर लग रहा है कंचन? कंचन ने सिर हिलाया, नहीं बाबूजी, अब डर नहीं लग रहा है। उन्होंने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। फिर ठीक है, क्योंकि आज जो होगा वह सही होगा। सुबह होते ही सब फिर से हॉल में इकट्ठा हो गए, लेकिन आज माहौल बिल्कुल अलग था। सास सरोजनी जी के चेहरे पर गुस्सा था, निशा के चेहरे पर बेचैनी थी, और निखिल अब भी चुप।
अशोक जी ने सीधे कहा, मैंने फैसला कर लिया है। सास तुरंत बोली, हमें भी सुनना है, क्या फैसला लिया है आपने? उन्होंने बिना घुमाए साफ साफ शब्दों में कहा, आज से घर का हर खर्च सबके सामने होगा और निखिल की पूरी सैलरी पहले कंचन के हाथ में जाएगी। क्या? सास चीख पड़ी, बहू के हाथ में पैसा दोगे आप? निशा भी गुस्से में बोली, पापा आप हद कर रहे हो। अशोक जी की आवाज़ हर बार बिल्कुल ठंडी थी। हद तो तब हुई थी जब घर चलाने वाली को तुम लोगों ने बोझ बना दिया था और दिन रात ताने दिए थे, एक एक पैसे को तरसा दिया था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उन्होंने आगे कहा, और एक बात, आज के बाद इस घर में एक भी रुपया बाहर नहीं जाएगा बिना सबकी जानकारी लिए। निशा के चेहरे का रंग उतर गया। मतलब आप मुझे ही चोर बोल रहे हो? जो सच है वही बोल रहा हूँ, उन्होंने सीधे कहा। सास अब पूरी तरह भड़क गई। आप अपनी ही बेटी को नीचा दिखा रहे हैं एक पराई के लिए। बस यही वह लाइन थी जिसने सब खत्म कर दिया। कंचन धीरे से खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। पराई मैं हूँ या वह जो इस घर को सिर्फ पैसों की नज़र से देखती है? उसने पहली बार सीधा सवाल किया तो सब चुप हो गए। निखिल ने पहली बार सिर उठाया, लेकिन शब्द फिर भी नहीं निकले। कंचन ने उसकी तरफ देखा और साफ साफ कहा, आज भी तुम कुछ नहीं बोलोगे? निखिल चुप रहा। कंचन ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर अब मैं बोलती हूँ। वह सीधे अशोक जी की तरफ मुड़ी। बाबूजी, आपने आज मेरे लिए खड़ा होकर बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सरोजनी जी और निशा दोनों हैरान रह गई। मैं इस घर में रहकर हर रोज़ अपनी बेइज्जती का हिसाब नहीं दे सकती, कंचन ने शांत आवाज़ में कहा, और अब मैं ऐसा करूँगी भी नहीं। निखिल घबरा गया। मतलब तुम जाना चाहती हो? कंचन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं वहाँ नहीं रह सकती जहाँ मेरा हक भी किसी और की इजाज़त से मिलता हो। घर में सब कुछ रुक गया। अशोक जी ने धीरे से पूछा, सोच लिया है? जी, कंचन ने बिना झिझक के कहा। तब तक मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा था यह घर मेरा है, लेकिन जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ घर नहीं होता। सास ने ताना मारते हुए कहा, जाओ फिर देख लेते हैं कितने दिन टिकती हो। कंचन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं बोली। वह अंदर गई, अपना छोटा सा बैग उठाया और वापस आकर दरवाजे पर रुक गई। एक बार उसने पूरे घर को देखा, फिर बिना मुड़े बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई और पहली बार उस घर में सन्नाटा नहीं बल्कि खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि जिसको वह लोग बहुत समझते थे, असल में वही उस घर की सबसे मजबूत नींव थी और उसके जाते ही घर में सब कुछ हिल चुका था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।